हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम लोगों ने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है और आज के चैप्टर का नाम हमारा है जयशंकर प्रसाद। अभी तक हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त जी को अपने काव्य के पोर्शन में बेटा पढ़ चुके हैं और आज से जो हम लोग कवि स्टार्ट करेंगे उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के मुख्य कवि हैं। तो जब हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें हम छायावाद की भी मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, है ना। तो जो छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं वो कई तरह से इन छायावाद के कवियों में हैं और छायावाद के आपको 3 कवि पढ़ने हैं और वो 3 कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। और 3 नहीं 4 कवि पढ़ने हैं और सुमित्रानंदन पंत। जो 3 इसलिए मैंने कहे कि जो B1 B2 और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कवि पढ़ने हैं, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा। और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको निराला भी जो है वो पढ़ना है, ठीक है, उनको जो है वो निराला भी पढ़ना है। तो हम लोगों को इस तरह से छायावाद को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी गहनता से उसका अध्ययन करना है। तो जयशंकर प्रसाद को पढ़ने से पहले हम लोग आइए पहले जयशंकर प्रसाद की जीवनी देखते हैं और जयशंकर प्रसाद के साथ साथ पहले हम छायावाद की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों को बेटा आज समझेंगे, जिससे कि आपको जब आप पोयम लिखें, जब आप पोयम पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। तो जैसे छायावाद में जो भावगत विशेषताएं होती हैं उसका हम पहले वर्णन करेंगे। तो छायावाद में जो प्रेम है वो बहुत ही स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी संवेदना के रूप में व्यक्त हुआ है। उसकी जो अभिव्यंजना है वो बहुत ही पवित्रता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होती है और छायावाद के जितने भी काव्य ग्रंथ हैं उनमें आप इस प्रेमानुभूति को बहुत ही उच्चता पर प्राप्त करते हैं। दूसरा इसमें है छायावाद का प्रकृति वर्णन। तो प्रकृति वर्णन भी जब हम बात करते हैं प्रकृति वर्णन की, तो प्रकृति वर्णन भी छायावाद में एक बहुत ऊंचे मुकाम पर आपको दिखाई देता है। जैसे कि जो सुमित्रानंदन पंत हैं छायावाद के कवि, जिनको कि आप छायावाद का प्रकृति के चितोरे कवि भी कहते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि छोड़ ध्रुवों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लूँ मैं लोचन। अर्थात कि जहाँ पर इतनी सुंदर प्रकृति हो और इतनी मन को हरने वाली और इतनी खूबसूरती जो प्रकृति हमारी आँखों में भर दे, तो उसको छोड़ करके मैं किसी स्त्री के सुंदरता की ओर कैसे देख सकता हूँ। अर्थात प्रकृति की वो पराकाष्ठा छायावाद में आपको दिखाई देती है। उसके बाद छायावाद की एक और भी मुख्य विशेषता है कि छायावाद बहुत व्यक्तिगत काव्य है। व्यक्तिगत, इसमें व्यक्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं, व्यक्ति से संबंधित जो बातें हैं, उनको जो है वो छायावाद में कहा जाता है और छायावाद उन चीज़ों को पूरा करता है। और छायावाद जो है, दरवाज़ा बंद करिए बेटा, जो छायावाद जो है वो उन चीज़ों को पूरा करता है जो कि उनकी व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं। जिन भी बच्चों की जो व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं, उन व्यक्तिगत संवेदनाओं को छायावाद ले करके और काव्य करता है। व्यक्तिगत मतलब जो मेरी अपनी संवेदनाएं हैं, जो आपकी अपनी भाव हैं, उनको आप जो हैं वो पूरा करते हो, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिगत। लेकिन छायावाद के साथ साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि छायावाद व्यक्तिगत के साथ साथ समष्टिगत रचनाओं को लेकर के भी चलता है। छायावाद में जो व्यक्तिगत रचनाएं हैं उनके साथ साथ वो समष्टिगत मतलब पूरे संसार को लेकर के छायावाद चलता है। कि आप जब इनकी कविताएं देखेंगे तो आप देखेंगे चाहे वो प्रसाद की हैं, चाहे पंत की हैं, चाहे महादेवी वर्मा जी की हैं, चाहे निराला की ही हैं,
है ना। 8 साइड के बच्चे निराला की भी कविताएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत काव्य के साथ साथ जो निराला की कविताएं हैं या जो व्यक्ति की अपनी परेशानियां हैं उनको किस तरह से संसार में सॉल्व किया जाए या संसार की जो समस्याएं हैं उनको एक व्यक्ति किस तरह से सॉल्व करे, इस सारी चीज़ों को जो हैं वो छायावाद की कविताओं में हम देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि छायावाद व्यक्ति के साथ साथ समष्टिगत काव्य भी है। उसके बाद छायावाद में एक चीज़ आती है कि छायावाद में मानवीकरण बहुत अधिक किया गया है, ख़ासतौर से प्रकृति का मानवीकरण। जैसे हम मानव है ना, तो मानवीकरण अलंकार कौन सा होगा? वो अलंकार जिसमें प्रकृति को मानव के रूप में बताया जाए। तो छायावाद में आप देखेंगे कि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण बहुत अधिक किया है। जब भी वो चीज़ और बातें आएंगी मैं आपको बेटा बताऊंगी कि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। चाहे आप प्रसाद की पोयम देखेंगे, कामायनी जो है वो प्रकृति के मानवीकरण से भरा पड़ा है। प्रकृति के जो चितौरे कवि पंत कहे जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत, उनकी कविताओं में आप देखेंगे और महादेवी वर्मा की कविताओं में आप देखेंगे, आप पढ़ भी चुके हैं महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली, तो उसमें भी प्रकृति का वातावरण मानवीकरण ही आपने देखा था। या फिर निराला की जो कविता है उसमें आप जो आपके कोर्स में है उसमें भी आप प्रकृति का मानवीकरण देखेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मानवीकरण का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है, बल्कि जो आपके कविता है वो अलंकार पूर्ण भाषा में लिखी गई है। सारी की सारी कविताएं जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म और विशिष्ट क्रियाकलापों को व्यक्त करती हैं और बहुत सारे अलंकारों का भरपूर खजाना हमको जो है वो छायावाद में मिलता है। और जहाँ तक इसकी भाषा की बात है तो भाषा भी बहुत ही अधिक शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आप जब कामायनी देखेंगे या आप जब सुमित्रानंद पंत की परिवर्तन देखेंगे या निराला का बादल राग देखेंगे या महादेवी वर्मा जी के जो 4 गीत आपके कोर्स में, आप वो सब जब उन कविताओं को पढ़ेंगे, सब आपको पढ़ना है क्लास 12th में, तो जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली होते हुए भी बहुत ही अधिक सुलझी हुई और परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के रूप में काव्य में विद्यमान है। ठीक है, तो इसमें जो और इसके लिए जो प्रकृति है वो एक सामाजिक सत्ता के रूप में और सजीव सत्ता के रूप में छायावाद में बसी हुई है। तो मैंने आपको ये छायावाद की कुछ विशेषताएं बताई। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जो शैली है छायावाद की वो प्रबंधात्मक शैली है। जो शैली है छायावाद की वो कौन सी शैली है? वो आपकी प्रबंधात्मक शैली है। और इसमें बहुत सारे काव्य जो हैं वो लिखे गए, जैसे कि कामायनी है आपका, वो प्रबंध काव्य लिखा गया। और इसके साथ साथ मुक्तक शैली का भी प्रयोग जो है वो छायावाद में किया गया है। छायावाद में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? छायावाद में जो मुक्तक शैली है आपकी उसका भी प्रयोग हम देखते हैं। जैसे कि अगर आप जयशंकर प्रसाद को ही देखेंगे तो उनकी लहर और झरना जो है वो मुक्तक शैली की रचना है और जो ये कामायनी है वो छायावाद की प्रबंध शैली की रचना है। तो इस तरह के कुछ जो जनरल छायावाद की विशेषताएं थीं वो मैंने आपको उनसे अवगत कराया है। और इसके अलावा जो ध्वन्यात्मकता है, काव्य भाषा में ध्वन्यात्मकता का प्रयोग है, वो भी इस काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि संध्या का झुरमुट, बांसों का झुटपुट, चहक रही चिड़ियाँ, ट्वी ट्वी टुट टुट। तो इसमें जो है आप देखते हैं कि ट ट ट ट हर जगह है ना। संध्या का झुरमुट, बांसों का, संध्या का झुरमुट, संध्या का झुरमुट, बांसों का झुटपुट, चहक रही चिड़ियाँ, ट्वी ट्वी टुट टुट। तो जो ट ट बार बार आया है वो ध्वनि एक हमारे कानों में उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह का जो भाषा है वो आप इसमें देखेंगे, इन कविताओं में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आपको एक एट अ ग्लांस बता दिया कि छायावाद की इन कविताओं में आप किन किन चीज़ों का वर्णन देखेंगे। और ये काव्य बहुत ही सुंदर काव्य है, बहुत ही फेवरेट काव्य होता है लोगों का।
बहुत ही अच्छा काव्य है और आपके कानों में बहुत ही मधुरता ये भर देता है। मुझे भी छायावाद बहुत पसंद है। पर्सनली मैं बहुत मन से छायावाद पढ़ाती हूँ, ख़ासतौर से इनकी जो कामायनी है या परिवर्तन पोयम है ना, ये सब कविताएं बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत गूढ़ हैं, हमें जीवन के गूढ़ार्थों से ये परिचित कराती हैं। तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से टचवुड पढ़ेंगे। तो छायावाद के बाद अब हम जो हमारे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, तो पहले हम उन जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में कुछ तथ्यों से बेटा आपको अवगत करा दें। तो जैसे जो छायावाद युग के जो प्रवर्तक थे उनको उनके जैसे छायावाद शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक है, अपनी पत्रिका में। लेकिन जो छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं और उनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था और 1990 ईस्वी में, जिसको आप संवत 1946 कहते हैं, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिता और इनकी बड़ी भाई जो थे वो बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अल्पावस्था में ही जो लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी थे उनको अपने घर का बहुत भार वहन करना पड़ा था और अपनी विद्यालयीय शिक्षा को छोड़ना पड़ा था और इन्होंने घर पर ही उसके बाद अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान लिया और बहुत अधिक ज्ञानार्जन में इनकी रुचि थी और इन्होंने अपने पैतृक कार्य को संभाला और उसके साथ साथ अपने इनके भीतर जो काव्य के प्रति प्रेरणा थी उसको भी उन्होंने जीवित रखा और बहुत ही श्रम इनको अपने जीवन में करना पड़ा था और इसीलिए जो है ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में यक्ष्मा नामक बीमारी से पीड़ित हो गए और इनकी भी बहुत ही छोटी 48 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई 1937 में। तो ये इनके जीवन का कुछ परिचय मैंने आपको दिया। याद रखिएगा कि काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और फिर उसके बाद जो इनकी लेखन विधा है, लेखन विधाएं जो इनकी हैं वो हम कह सकते हैं कि काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध है और शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, फिर अभी डिटेल में बताऊँगी। इनकी भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में दिया जब छायावाद के बारे में बताया। अब चलिए हम लोग थोड़ा इनका जो साहित्यिक परिचय है उसे बेटा प्राप्त करते हैं। तो द्विवेदी युग से जो काव्य रचना का प्रारंभ इन्होंने किया, आप कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने द्विवेदी युग से ही अपने काव्य की प्रतिभा को लाना शुरू किया था और काव्य की रचनाएं इन्होंने की थी और इस जो छायावाद की प्रवृत्तियाँ इनके काव्य में आईं इसी के कारण, क्योंकि रचनाएं तो उन्होंने द्विवेदी युग से शुरू कर दी थी बट अपनी एक तरह की मुक्त जो द्विवेदी युग की जो गुण थे उनसे मुक्त रचनाओं की रचना करी और इसी वजह से ये छायावादी काव्य के जन्मदाता कहे जाते हैं या छायावादी युग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। और इनकी जो रचना कामायनी है जो हम आपको पढ़ाएंगे वो एक कालजयी कृति कही जा सकती है। कालजयी मीन्स कहा जा सकता है कि जो काल पर जिसकी विजय प्राप्त हुई, जो काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है वो कामायनी इन्होंने उसकी रचना की है और इसमें छायावादी प्रवृत्तियों का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और उसकी विशेषताओं का संपूर्ण समावेश जो है वो कामायनी में आपको दिखने को मिलता है। और इन्होंने अपने काव्य में जो आध्यात्मिक आनंदवाद जिसे कहा जाता है, मतलब जब आप उन कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति भी होगी इस कामायनी में। और आप ये भी कह सकते हैं प्रसाद के बारे में कि जो आधुनिक हिंदी काव्य था इसके प्रथम कवि, जो सबसे पहले कवि थे वो जो हैं वो जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे?
तो हम ये कह सकते हैं कि जो छायावाद के जयशंकर प्रसाद जी हैं वो आधुनिक हिंदी के प्रथम कवि, सर्वप्रथम कवि कहे जा सकते हैं। इनको हम कहते हैं, इस रूप में मानते हैं। और इन्होंने अपनी जो काव्य की रचना की, जो कविताएं थी इनकी, उसमें बहुत ही सूक्ष्म अनुभूतियों का वर्णन किया है, बहुत ही रहस्यवादी चित्रण इन्होंने काव्य में प्रारंभ किया है। तो इसका श्रेय भी इनको जाता है। जब आप महादेवी वर्मा का काव्य पढ़ेंगे ना बेटा, तो जब आप महादेवी वर्मा का काव्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा के काव्य में जो रहस्यवाद है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो इनकी कविताओं में भी जो सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं रहस्यवाद की, वो आपको दृष्टिगत होती हैं। और इस तरह की रचनाएं करके जो हिंदी काव्य जगत था उसमें इन्होंने एक नवीन तरह की, आप कह सकते हैं कि क्रांति उत्पन्न करी थी। और इसी क्रांति के लिए इसी क्रांति को लेकर इन्होंने जो एक नए युग का सूत्रपात किया, उसी को हम छायावाद के नाम से जानते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें हम उन कृतियों का नाम आपको बताएंगे कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो चित्राधार, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो इनकी प्रमुख आपकी काव्य कृतियाँ हैं उनमें आप चित्राधार का नाम है, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, आंसू, लहर, झरना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका जो महाकाव्य लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण महाकाव्य, वो है कामायनी। इसके अतिरिक्त इन्होंने 4 और प्रबंधात्मक रचनाओं को लिखा, जिसे कि पेशोला की प्रतिध्वनि एक रचना है, फर्स्ट रचना पेशोला की प्रतिध्वनि। दूसरी है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। दूसरी रचना क्या है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तीसरी रचना है प्रलय की छाया। तीसरी रचना है प्रलय की छाया। और चौथी रचना है अशोक की चिंता। कौन सी है चौथी रचना? अशोक की चिंता। ये 4 इनके द्वारा प्रबंधात्मक रचनाएं कामायनी के अतिरिक्त और लिखी गई और बहुत ही चर्चित रचनाओं में इनकी गणना होती है। नाटककार के रूप में भी इन्होंने बहुत अधिक नाटकों की रचना की और इनको हम नाटककार के रूप में भी जानते हैं। और इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित आदि नाटकों की रचना की है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग के एक नाटककार का आप नाम बताइए, तो आधुनिक युग के नाटककार में आप जयशंकर प्रसाद का नाम आँख मूंद कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फिर से या छायावाद के एक नाटककार का नाम बताइए। जो नाटककार मतलब ऐसा नहीं जो नाटक करता है, इसका मतलब है जो नाटकों की रचना करता है। तो एक बार फिर से मैं आपको इनके नाटकों का नाम बता रही हूँ। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित, इन नाटकों की रचना इन्होंने की। और इन्होंने 3 उपन्यासों की भी रचना की, जिसमें एक उपन्यास इनका कंकाल है, दूसरा उपन्यास इनकी तितली है और तीसरा इनका इरावती है। इरावती जो है वो इनकी अपूर्ण रचना थी, वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो 3 उपन्यास मैंने आपको बताए, जिसमें कि 2 इन्होंने पूरे किए हैं, एक कंकाल और दूसरा तितली, और इरावती इनका अपूर्ण रचना है। जहाँ तक हम कहानी संग्रह की बात करते हैं, अगर हम इनकी कहानी संग्रहों के बारे में बात करें बेटा, तो इन्होंने कहानियों में बहुत उत्कृष्ट कोटि की कहानियाँ लिखी और इनकी कहानियों में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जो है वो प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, जिसमें कि आकाशदीप कहानी आप 10th में पढ़ भी चुके हैं। 9th या 10th में आपने, बहुत से बच्चों ने आकाशदीप कहानी पढ़ी भी होगी। ठीक है, पहले 12th क्लास ममता आपने पढ़ी है ना, जयशंकर प्रसाद की ममता आपने 10th में पढ़ी है, सॉरी 12th में पहले आकाशदीप कहानी आपको पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और इसके बाद निबंध जो है इनका, इन्होंने एक निबंध की भी रचना की है, जिसको कि हम काव्य और कला कह सकते, जिसका नाम है काव्य और कला। कौन सा निबंध इन्होंने लिखा है? काव्य और कला निबंध की इन्होंने रचना की है। ठीक है, तो ये सारी रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए।
अब इसके बाद हम इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं थोड़ा। तो काव्यगत विशेषताओं में एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो जब हम भाव पक्ष की बातें करते हैं तो इन्होंने जैसा कि मैंने आपको छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति बताई थी कि उसमें प्रेम की बहुत ही स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना की गई है। तो सेम चीज़ आप जयशंकर प्रसाद के लिए भी कह सकते हैं कि इनके प्रेम की स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना जो है वो छायावाद के कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने की है। इनका जो आंसू काव्य है ना, वो प्रेमानुभूति पर ही आधारित काव्य है। मतलब और सब काव्य तो इनके प्रेम पर आधारित हैं ही। आप कामायनी में भी मनु और श्रद्धा के बीच का प्रेम देखेंगे, लेकिन जो आंसू काव्य है इसमें इन्होंने प्रेमानुभूति जो बताई है, जो प्रेम की अनुभूति की है, वो बहुत ही स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी की है। और इनके काव्य में श्रृंगारिकता भी दिखाई देती है। और इसमें जो इन्होंने श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया है, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर नील परिधान, बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुल अतखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस तरह की कविताएं इन्होंने बहुत ही सुंदर रचना जो है वो श्रृंगार की है। या जैसे एक ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। श्रद्धा की मतलब श्रद्धा की जो सुंदरता है उसको वो किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि वो नित्य यौवन की छवि से भी दीप्त है और विश्व की करुणा मूर्ति के रूप में भी है, हृदय की उसमें सौंदर्य प्रतिमा भी है और वासना की कुछ मधुर छाया भी है और पूर्ण कार्य की प्रतिमा भी उसको कहा इन्होंने है। मैं फिर से एक बार ये आपको इसका छंद बता रही हूँ। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, जब मैं आपको कामायनी इसके बाद जीवनी के बाद पढ़ाऊँगी तो आप उसमें देखेंगे। फिर छायावादी कवियों की एक और भी अधिक और मुख्य विशेषता है कि वो प्रकृति में एक सजीव सत्ता के दर्शन करते हैं और जयशंकर प्रसाद में ये गुण बहुत ही कूट कूट कर भरा था। उनके काव्य में भी प्रकृति के ऐसे सजीव वर्णन हैं और बिल्कुल चेतना युक्त चित्र जो हैं वो उन्होंने काव्य में बनाए हैं या अंकित किए हैं, उकेरे हैं काव्य में। और उन्होंने काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया है और उसके विभिन्न व्यापार गुणों को भी निर्मित किया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। क्या कह रहे हैं वो कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब, जो धरा रूपी वधु है वो सिंधु के सेज पर बैठी हुई है, तनिक संकुचित बैठी सी, थोड़ा सा संकुचित होकर के, थोड़ा सा संकोच में बैठी हुई है और प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। जो प्रलय रूपी रात्रि है उसकी हलचल की याद में वो मान सा कर रही है और ऐंठ करके वसुधा जो है वो या धरती जो है वो बैठी हुई है। इस तरह के आप तमाम एग्जाम्पल इसमें भी आप देखेंगे जो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, है ना। ये वाला जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, आ उत्सुक है उनको धूल, की जो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार है वो कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं। उनको भी जो है वो प्रकृति के यौवन का जो प्रकृति का जो युवावस्था है उसका श्रृंगार हमेशा खिले हुए फूल करते हैं। क्यों? और जो बासी फूल हैं वो धूल उनको अपनी ओर खींचती है। तो इस तरह की कई सारी जो रचनाएं हैं वो आप पढ़ेंगे। या जैसे जड़ का चेतन, चेतन जड़ का आनंद, जड़ का चेतन और चेतन का जड़ आनंद। जड़ का चेतन तो जड़ व्यक्ति जो है, जो जड़ है उसमें चेतनावस्था है, और चेतन जो है वो जड़ होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जयशंकर प्रसाद अपनी कविताओं में करते हैं। और एक इनकी जो कला पक्ष है उसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद जी हैं इनकी भाषा
और शैली, दो चीज़ें आती हैं कला तत्वों में। तो भाषा जो है वो काव्य में बहुत सुसंगठित शब्द योजना दिखाई देती है काव्य में। और कामायनी और आंसू जो हैं वो चित्रात्मक बिंब प्रधान काव्य है, चित्रात्मक बिंब प्रधान है कामायनी और आंसू, ये दो रचनाएं इनकी हैं। इसके बाद इन्होंने अपने जो सूक्ष्म भाव हैं और जो विशिष्ट क्रियाकलाप हैं इसको इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति से व्यक्त किया है। और इसके द्वारा इन्होंने अपनी जो शैली है उसको प्रतीकात्मक बनाया है और प्रतीकात्मक शब्दावली को अपनाया है। फिर आप कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य में जो कामायनी है वो इनका प्रबंध काव्य है, और मुक्तक में जब हम शैली की बात करते हैं तो प्रबंधात्मक काव्य में इनका कामायनी है। और जो मुक्तक है वो क्या है, लहर और रचना, लहर और झरना, दो रचनाएं मैंने आपको इसकी पहले भी बताई थी। और दोनों में इनका समान अधिकार था। जहाँ जब कामायनी अगर इनकी कालजयी कृति कही जाती है तो लहर, झरना या आंसू को भी हम इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में गिनते हैं। और इन सभी रचनाओं में जो छायावादी प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं हैं उनका समावेश हुआ है। फिर प्रसाद जी ने जो पाश्चात्य साहित्य था उसके मानवीकरण और विशेषण और विपर्यय और आप कह सकते हैं ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे विशेष अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। किसका मानवीकरण तो आपको मैंने उसमें भी बताया था छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों में। इसके अतिरिक्त विशेषण, विपर्यय और ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने किया है और परंपरागत अलंकारों को भी अपनाया है। और भी बहुत सारे नवीन छंदों को इन्होंने जन्म दिया है। जो आंसू इनका महाकाव्य जो काव्य है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि के रूप में जाना जाता है, और कुछ लोगों ने तो उसको आंसू छंद नाम ही जो है वो दे डाला है। और फिर जहाँ तक हम तो ये इनकी थोड़ी शॉर्ट लाइफ जर्नी मैंने आपको बताई, डिटेल में ही बताई है। तो इसको एक बार आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे और मेरे इस वीडियो को फिर से देखेंगे और जयशंकर प्रसाद का नोट्स आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनके बारे में आप ये बता सकते हैं कि भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से युग प्रवर्तक कवि के रूप में ये आते हैं। और जो इन्होंने द्विवेदी युगीन जो काव्यादर्श था उसके विरुद्ध जो विद्रोह किया और एक नवीन काव्यधारा को ये सामने लाए, और उसके रूप में इन्होंने जो छायावाद का सूत्रपात किया और छायावाद को जो पुष्ट किया, इसके लिए हम इनको छायावाद के शीर्ष स्थान दिलाने वाले कवि के रूप में याद कर सकते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो इनकी लिखने की शैली है, उन सब के रूप में हम इनको हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बेटा बता दिया, और अब आप अपने नोट्स बनाइए और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इनका चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो दिए गए होमवर्क को पूरा करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।